बार ये एरर आ सकता है। इसके अलावा फॉल्टी ब्यूरेट है, यानी ब्यूरेट आपके प्रॉपर नहीं है। तो ये हमारे पास थे कुछ डिफरेंट प्रकार के एरर, और उन सभी एरर को बहुत डिटेल में मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए स्टार्ट किया था वो पूरा खत्म हो चुका है। तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में है और ये मेरी वीडियो देख रहा है, आपके लिए ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी ग्रुप है, आपके क्लास ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर से फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपका एक मेजर सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो बेटा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ऑलरेडी आपको पूरा खत्म करवा चुकी हूँ। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 5 यूनिट्स हैं, पांचों के पांचों यूनिट आपका ऑलरेडी मैं खत्म करवा चुकी हूँ। तो मैम जब सिलेबस खत्म हो गया है तो फिर अब हमारा क्या इंपॉर्टेंट काम है? सबसे इंपॉर्टेंट काम बेटा अभी तुम्हारा शुरू होने वाला है, क्योंकि फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक्स। तो आज से आपकी शुरू होने वाली है यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक्स, जिसमें हर एक यूनिट के लिए मैं एक क्वेश्चन बैंक करवाऊंगी आपको। तो आपके पास में बेसिकली कितनी यूनिट है मैम? हमें पता है हमारे पास में बेसिकली जो सिलेबस है हमारा वो यूनिट 1 से लेकर 5 तक का है, और हम हर एक यूनिट में बेसिकली क्या करने वाले हैं? हर एक क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। तो 1 से 5 तक आपके यूनिट्स हैं, यानी ओवरऑल हम क्या करने वाले हैं? ओवरऑल बेटा हम 5 क्वेश्चन बैंक्स करने वाले हैं, और एक क्वेश्चन बैंक में आपके 10 सवाल होंगे। 5 क्वेश्चन बैंक में कितने हुए मैम? 5 क्वेश्चन बैंक में बेसिकली हमारे पास हो गए हैं 50 सवाल। और ये वाले जो तुम्हें 50 सवाल मिलने वाले हैं ना, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिटेल्ड आंसर। और ये वो आंसर होंगे जो डायरेक्टली बेटा आप अपने एग्जाम में जाकर के लिख सकते हो। तो बहुत सारी जगह आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारी अलग अलग जगह से तुम्हें कॉन्सेप्ट्स मिल रहे होंगे, मेरे से भी आपने कॉन्सेप्ट समझ रखे होंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ सीधे सीधे क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर, जो तुमसे जैसे जैसे एग्जाम में पूछा जाए बस वैसे वैसे लिख के आ जाना। काफी बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि मैम कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, लेकिन अगर हमसे ये सवाल पूछा है तो हमें सवाल में आंसर क्या लिखे? तो यही मैं आज तुमको बताने वाली हूँ। आपके पर्टिकुलर यूनिट के पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर लिखोगे वो तुम्हें यहां से पता चल जाएगा। हर एक यूनिट में मैं आपको ये यूनिट वाइज बताने वाली हूं। जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रखेंगे। और ये 50 क्वेश्चन ऐसा समझो गोल्डन क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो तुमको तुम्हारे मेन एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे, उनके डायरेक्ट आंसर आप यहां से देख सकते हो। और अभी भी ये ऑफर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी तुम लोगों के लिए एक और चीज है। क्या चीज है? तुम लोगों के लिए ये चीज है कि आप लोगों को जितनी भी यहाँ पे थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, जो भी ये पीपीटीज हैं, सब तुम लोगों को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे आपको सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स, जितने भी यहाँ पे क्लासेस होंगी उन सभी के हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन बैंक का, उनके आंसर्स का पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड हमें बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स यहां से देखने हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम लोगों ने अभी तक यहाँ पे आकर भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आप किसी भी सेमेस्टर में हो, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपका कवर अप करवाया जा रहा है। तो देखो सवालों से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, राइट द वेरियस सोर्सेस ऑफ एरर। देखो जो तुम्हारी पहली यूनिट थी वो क्या थी मैम? पहली यूनिट थी हमारी एरर्स, यानी बेसिकली कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में जब कोई भी हम लोग सिस्टम करते हैं, कोई भी एनालिटिकल टेक्निक फॉलो करते हैं, उसमें बहुत सारे एरर्स होने की संभावना होती है। तो एरर आपकी जो यूनिट नंबर 1 है, यहाँ से बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सवाल बेटा आपके शॉर्ट में भी बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी। मैं आपको मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब इससे होगा ये कि अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस कवर अप करेंगे तो लॉन्ग के साथ साथ ही तुम्हारा शॉर्ट भी कवर हो चुका होगा और वेरी शॉर्ट भी कवर हो चुका होगा, है ना? दोनों तुम्हारे एक ही साथ कवर हो चुके होंगे, ये तुमको फायदा मिलेगा। और ये सारे नोट्स तो तुमको मिल ही रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस के एज इट इज आंसर बेटा आप अपने एग्जाम में लिख के आ जाना। तुम्हें कुछ और कहीं से नहीं करना है, क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल रहा है, आंसर भी यहाँ पे मिल रहा है, बस पढ़ो और एग्जाम में जाकर लिख दो।
फुल मार्क्स तुमको मिलेंगे, इसकी गारंटी बेटा मैं ले रही हूं। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। सवाल हमारे पास है, राइट वेरियस सोर्सेस ऑफ एरर। मैम एरर होने के कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर, किस तरीके से और कितने कितने प्रकार के एरर हमें देखने को मिल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमारे पास एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द रिजल्ट्स आर एसेंशियल। यानी हम कोई भी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, हम कोई भी बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं, उस टेस्ट में एक्यूरेसी का, प्रिसीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे टेस्ट में कोई रिजल्ट एक्यूरेट नहीं निकल पा रहा है, एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है, प्रिसाइज वैल्यू नहीं आ पा रही है, प्रिसीजन नहीं आ पा रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि वो टेस्ट गलत हुआ है, उसको गलत तरीके से किया गया है। और इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं मैम, इन्हीं चीजों को बोला जाता है एरर, कि भाई यहां पर आ रही है एरर, हमें यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिला। तो मेन दो टर्म्स जो होते हैं वो हमारे पास होंगे, क्या होंगे मैम, वो बेसिकली हमारे पास होते हैं एक्यूरेसी और होता है वो प्रिसीजन। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए हैं। हाउएवर वेरियस टाइप ऑफ एरर्स में अकर ड्यूरिंग लैबोरेटरी वर्क। जब हम लैब में काम करते हैं, आप लोग भी बहुत सारे लैब में एनालिसिस कर रहे होंगे, लैब में आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट किए होंगे, हर बार आपसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती होगी, है ना। तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, उन सभी को हम बेसिकली एरर बोलेंगे। एंड दीज एरर इफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ एनालिटिकल डेटा। और जितनी ज्यादा हम गलती करेंगे, हमें उतना ही बेकार रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए हमारी कोई एरर आ गई, तो क्या एरर के बाद हमें सही रिजल्ट मिल सकता है? नहीं मैम। अगर हमारे पास में एरर आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलेगा, हमें उसका रिजल्ट कुछ गड़बड़ फॉर्म में मिलेगा। यानी ये क्या करेंगे, ये उस एनालिटिकल डेटा को काफी ज्यादा अफेक्ट करेंगे। हमारा एरर्स की वजह से जो एनालिटिकल डेटा होगा वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम एरर बोलेंगे। कौन कौन से एरर होते हैं, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ एरर। तो देखो ये तुम्हें मेरे पीछे दिख रहे होंगे बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एरर। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में क्या होंगे मैम, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में सोर्सेस होते हैं एरर के। जैसे कि सबसे पहला सोर्स होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई टेस्ट कर रहे हैं और उस टेस्ट में हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, और बाय एनी चांस हो ये गया कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ आ गई, उस इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन में कोई गड़बड़ आ गई। तो ये सब किस में मेजर किए जाते हैं, ऑल दीज विल मेजर अंडर द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। तो हमारा एक प्रकार का एरर कौन सा हो सकता है मैम, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है। उसके अलावा पर्सनल या फिर ह्यूमन एरर्स। बेटा जो हमारा एनालिस्ट होता है, यानी जो एनालिसिस कर रहा होता है, कभी कभी उससे भी गड़बड़ हो जाती है। कैसे, मान लिया पाउडर फॉर्म में कोई कंपाउंड है और उस पाउडर फॉर्म में उसने कंपाउंड एक पेपर पे लिया, लेकिन पेपर पे जब वो पाउडर फॉर्म में कंटेंट ले रहा है, यानी जो कंपाउंड हमारा है वो ले रहा है, उसको मेजर करने में गलती हो गई, थोड़े बहुत ग्राम्स का फर्क हो गया, उसने मेजरमेंट अच्छे से नहीं कर पाई या उसने कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाई। तो इन सब एरर्स को बोला जाता है पर्सनल एरर या फिर ह्यूमन एरर। उसके अलावा प्रोसीजरल और मेथड एरर, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एरर होता है। मेथड एरर कोई बहुत ज्यादा छोटा एरर नहीं होता है, इसको काफी सीरियस एरर में कंसिडर किया जाता है जब आपके मेथड्स आपने इम्प्रॉपर यूज किया हो, जिसकी वजह से हमें इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल रहा है, इसको हम मेथड एरर बोलते हैं। उसके बाद में एनवायरमेंटल एरर्स। एनवायरमेंटल एरर का हम पे एनालिस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं होता। ये कुछ इस प्रकार का एरर होता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, जिस कमरे में, जिस रूम में बैठकर आप पूरा एनालिसिस कर रहे हो, उस रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें अपने रिजल्ट के लिए, हमें अपने एनालिसिस के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए। तो कभी कभी टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से रिजल्ट गड़बड़ आ जाता है, जिसकी वजह से हमें एरर आ जाते हैं, और इन्हीं एरर को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल एरर, जो टेम्परेचर के बेसिकली रूम के टेम्परेचर, रूम में प्रेजेंट मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, इन सभी की वजह से अराइज होते हैं। दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल एरर। उसके बाद में अगर हम आगे दूसरे टाइप के एरर्स के बारे में बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास होता है रैंडम एरर। अगेन रैंडम एरर बेटा इस प्रकार के एरर होते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी सिंपली हम लिख सकते हैं ये अनकंट्रोलेबल एरर्स होते हैं। ये बेसिकली हमारे अनकंट्रोलेबल एरर्स होते हैं जिसपे हमारा ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये एरर कभी भी किसी से भी किसी भी मोमेंट पे हो सकते हैं। आगे मैं डिटेल में बताऊंगी कि रैंडम एरर होता क्या है। उसके बाद में सिस्टमैटिक एरर, जो कि सिस्टम की वजह से हमारे पास होता है। सैम्पलिंग एरर, इसमें सैंपल की वजह से चीजें आती है कि कब आपने क्या सैंपल लिया, कितना अमाउंट आपने सैंपल लिया है, सैंपलिंग टेक्निक की वजह से, तो ये हमारा सैंपलिंग एरर में आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास थ्योरेटिकल और कैलकुलेशन एरर।
एरर, जब एनालिस्ट कैलकुलेशन करने में कोई मिस्टेक कर दे तो इस टाइप के जो भी एरर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे मैम, उनको हम बोलेंगे कैलकुलेशन एरर। तो अगर हम एरर्स के बारे में बात करें तो कुछ इतने प्रकार के हमें एरर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मिल रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर जिसको ह्यूमन एरर भी बोलते हैं, प्रोसीजरल और मेथड एरर, एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर के जैसे ही ऑलमोस्ट रैंडम एरर जो अनकंट्रोलेबल होता है, सिस्टमैटिक एरर, सैम्पलिंग एरर, उसके बाद आता है थ्योरेटिकल या फिर आपका कैलकुलेशन एरर। सो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ एरर्स। नाउ अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन की तरह की फॉर्मेट में डिस्कस करवाऊंगी ताकि अगर शॉर्ट में आए तुम इसको शॉर्ट करके लिख सको, है ना। तो अब हम इनको जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये एरर हमें मिलते हैं। और ये क्वेश्चंस बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे सवाल यहां से बनते हैं। सो पहला हमारा जो एरर है दैट इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी आ गई जिसके थ्रू हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके कैलिब्रेशन में कोई गड़बड़ी आ गई, इस एरर को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसमें होगा क्या, देखिए, दीज अराइजेस ड्यू टू इम्परफेक्शंस और मॉल फंक्शनिंग ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे लैब के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मैल फंक्शनिंग की वजह से या उनके इम्परफेक्शंस की वजह से, उनमें सिस्टमैटिक एरर होने की वजह से जो एरर हमारे पास अराइज होता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे मैम, उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ एनालिटिकल बैलेंसेस, यानी एनालिटिकल बैलेंसेस का अगर इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन है, अभी अभी मैंने बताया था कि प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं हुआ, अगर पीएच मीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन है तो आपका ये एरर आ सकता है। इसके अलावा फॉल्टी ब्यूरेट है, यानी ब्यूरेट आपके प्रॉपर नहीं है जिसका आप यूज एनालिसिस में करते हो। पिपेट अगर अच्छे से आपका काम नहीं कर रहा है, पिपेट गंदे हैं या पिपेट कहीं से ब्रेक है या डैमेजेबल है अगर ये, तो इन सभी की वजह से आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ड्रिफ्ट इन डिटेक्टर रिस्पॉन्स, जैसे कि यूवी में, एचपीएलसी में, इनके किसी भी डिटेक्टर में अगर ड्रिफ्ट आ रहा है तो आपको इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस देखने को मिलेगा। जीरो एरर इन वेइंग डिवाइसेस, राइट। तो ये सारे हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें जिस प्रकार का एरर देखने को मिलता है वो क्या होता है, दैट इज बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, आगे मूव ऑन करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर हम बोल सकते हैं या फिर हम इन्हीं को ह्यूमन एरर भी बोल सकते हैं, जो हम ह्यूमन की वजह से हो जाता है। जैसे कि एरर प्रोड्यूस्ड बाय द एनालिस्ट। एनालिस्ट मतलब एनालिस्ट इज अ पर्सन जो एनालिसिस कर रहा है, जो वो टेस्ट कर रहा है, जो वो आपका रिजल्ट निकाल रहा है, उस पर्सन को हम एनालिस्ट बोलते हैं। और अगर कभी एनालिस्ट इम्प्रॉपर काम कर रहा है, यानी उसका प्रोफेशनलिज्म नहीं आ रहा है, उसके पास स्किल्स की कमी है, उसकी वजह से लैक ऑफ स्किल आ रहा है, या उसकी लापरवाही की वजह से जो आपको देखने को मिल सकता है एरर, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एरर, या हम इसी को पर्सनल एरर भी कह सकते हैं। इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ मेनिसेस। अगर हमें बेसिकली जो एनालिस्ट है इनकरेक्ट रीडिंग ले रहा है, हमें तो एरर देखने को मिला ही ना, रीडिंग गलत आ रही है, एरर देखने को मिल रहा है। या रॉन्ग पिपेटिंग टेक्निक, अगर वो गलत पिपेटिंग टेक्निक का यूज कर रहा है तो आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। डिले इन टाइट्रेशन एंड पॉइंट डिटेक्शन। एंड पॉइंट पहले आ गया लेकिन उसने उसका डिटेक्शन बाद में किया, या कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे चीजें हो गई कि वो डिटेक्शन का एंड पॉइंट का डिटेक्शन नहीं कर पा रहा है, उसमें डिले हो जा रहा है उसको। तो ऐसी जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ये सारी गलतियां एनालिस्ट की होती हैं, ये उसकी पर्सनल एरर्स में काउंट की जाती हैं। इसके अलावा इनएक्यूरेट वेइंग ड्यू टू पुअर हैंडलिंग। वेइंग करने में गड़बड़ हो रही है, वेइंग हम अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, गलत रिजल्ट निकाल रहा है एनालिस्ट, तो ये सारे के सारे उसके पर्सनल एरर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रकार की एरर होती है बेटा, दैट इज योर प्रोसीजरल और मेथड एरर। चलो अब मैम ये बता दीजिए हमें, ये मेथड एरर क्या होता है या प्रोसीजरल एरर क्या होता है। देखो बच्चा, these occur when the analytical procedure is not followed correctly, यानी जब प्रोसीजर ही करेक्टली फॉलो नहीं हो पा रहा है, एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया जा रहा है, गलत प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल टाइट्रेशन में क्या होता है, टाइट्रेशन के टाइम पे नीचे हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क होती है, ऊपर हमारे पास क्या होता है मैम, ऊपर हमारे पास ब्यूरेट होती है। अब यहाँ पर ये कर दिया गया कि टाइट्रेंट को हम कहाँ रखते हैं मैम, टाइट्रेंट को हम अक्सर ऊपर रखते हैं, लेकिन अगर गलती ये कर दी कि टाइट्रेंट को ऊपर रख दिया और नीचे रख दिया टाइट्रेंट को, ये तो प्रोसीजर ही अलग हो गया, ऐसा तो कभी करते ही नहीं है हम। तो कभी अगर ऐसा कर दिया कि हमने प्रोसीजर ही अलग कर दिया,
हम किसी और ही डिफरेंट मेथड का यूज करने लग गए। तो इस वजह से जो हमारी एरर अराइज होती है उसको हम मेथड एरर बोलते हैं। जब हम किसी रैंडम मेथड का यूज करने लगे, हम एक्चुअल मेथड यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड इनकरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिएजेंट, राइट, ये इसका सबसे बड़ा आपका रीजन हो गया। यूज ऑफ रॉन्ग इंडिकेटर और एंड पॉइंट, अगर हम गलत इंडिकेटर यूज कर ले रहे हैं, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कराया लेकिन हमने फिनोल्फथलीन यूज ही नहीं किया, हम कुछ और इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जो उसमें यूज नहीं करा जाना है, तो इसकी वजह से हमें एरर देखने को मिल सकता है। और ये वाला जो एरर होगा वो तुम्हारा प्रोसीजरल या मेथड एरर में काउंट किया जाएगा। उसके अलावा नॉट मेंटेनिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर और पीएच, जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जो पीएच का रेंज हमें चाहिए वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अगर ये पॉइंट हो रहा है तो भी आपका ये किस में आएगा मैम, इसी वाले एरर में आएगा। उसके अलावा इनकम्प्लीट रिएक्शंस इन टाइट्रीमेट्री, अगर टाइट्रीमेट्री की जो रिएक्शंस आ रही हैं वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट रिएक्शंस ही नहीं प्रोसीड करवा रहे हो आप, तो ये आएगा आपका मेथड एरर के अंदर। ओके, नेक्स्ट टाइप के एरर के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज योर एनवायरमेंटल एरर। अगेन ये एक इस प्रकार का एरर है जिसपे हमारा कोई भी बस नहीं चलता, जो कभी भी किसी से भी हो सकता है। तो इट इज कॉज्ड बाय द चेंजेस इन सराउंडिंग कंडीशंस। हमारे जो जहाँ पे भी जिस भी रूम में हम बैठ के ये पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, उस वहाँ के एटमॉस्फेयर में चेंजेस होने की वजह से, उनकी ह्यूमिडिटी में चेंजेस होने की वजह से हमें गलत रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, और इन एरर्स को हम इन्वायरमेंटल एरर्स बोलेंगे। अब इन्वायरमेंटल एरर्स में वेरिएशंस इन लैबोरेटरी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है, बहुत ज्यादा लाइट है या बहुत ज्यादा डार्कनेस है, इसकी वजह से भी आपको ये देखने को मिल सकता है। एयर करेंट्स अफेक्टिंग एनालिटिकल बैलेंस, बिल्कुल सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन अल्टरिंग पीएच ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब कभी भी अगर तुम बेसिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, एल्कलाइन सॉल्यूशन को हम सिंपली बेसिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, तो बेसिक सॉल्यूशन बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन से। उसके अलावा कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में या मॉइस्चर में जो भी चीजें होती हैं ऊपर नीचे, उनकी वजह से हमें जो रिसीव होता है दैट इज योर एनवायरमेंटल एरर। नेक्स्ट हमारे पास होती हैं कुछ रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स वही वापस अगेन कंट्रोलेबल नहीं होते, अनकंट्रोलेबल एरर्स होते हैं, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता, ये किसी भी से भी किसी भी मोमेंट पे पॉसिबल हो सकते हैं। सो दीज एरर अकर अनप्रिडिक्टेबली, राइट, ये प्रिडिक्टेबल नहीं होते, अनप्रिडिक्टेबली हो जाते हैं हमारे पास, एंड वेरी फ्रॉम मेजरमेंट टू मेजरमेंट, ये एक मेजरमेंट से दूसरे मेजरमेंट तक वेरी करते हैं। एंड स्मॉल रैंडम फ्लक्चुएशंस इन इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स, इंस्ट्रूमेंट के रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा देर हो गई, जैसे कि सपोज दैट हमारा पीसी है, कभी कभी हमारा पीसी लैग होने लगता है, कभी कभी हमारे पीसी में जो फंक्शन है वो बहुत देर से होते हैं, हम पावर पॉइंट ओपन कर रहे हैं और वो बहुत देर बाद खुल रहा है ना, तो ऐसे ऐसे जो फंक्शनिंग में प्रोसेस होने में टाइम लगता है वो सब आपके रैंडम एरर्स में काउंट किए जाएंगे। या माइनर वेइंग डिफरेंस, छोटा सा माइनर का वेइंग डिफरेंस आ गया, जैसे लाइक 47 ग्राम है और आपका आया 46.5 ग्राम, ये रैंडम एरर में काउंट किया जाता है। ह्यूमन रिएक्शन टाइम ड्यूरिंग टाइट्रेशन, तो ये सारी की सारी बेसिकली आपके रैंडम एरर्स में आ जाते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अगली प्रकार की जो हमारे पास में एरर है दैट इज योर सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। सिस्टमैटिक एरर प्रिडिक्टेबल है, ऐसा नहीं है कि अनप्रिडिक्टेबल होती है। सो इट द एरर्स दैट अकर कंसिस्टेंटली, लगातार जो एरर हो रही है और लगातार हमें बाइस्ड रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी लगातार कुछ चीजें आपसे गड़बड़ हो रही हैं, आप फिर भी करे जा रहे हो और बार बार आपको गलत रिजल्ट मिल रहा है, तो ये आपका सिस्टमैटिक एरर के अंडर आता है। कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल है, कई बार जितनी बार भी आप इसको करोगे आपका गलत आंसर आएगा, जब तक आप अपने सिस्टम को सुधारोगे नहीं, उसको सही नहीं कर लोगे, इसको हम सिस्टमैटिक एरर बोल सकते हैं। सो कॉन्टेमिनेटेड रिएजेंट्स, या फिर अगर इम्प्रॉपर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने लिया, प्रॉपर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं लिया है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। कंसिस्टेंटली रीडिंग ब्यूरेट फ्रॉम अबव और बिलो आई लेवल, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर हम एक्सपायर्ड केमिकल का यूज करें, गलत रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है देंगे ही देंगे। या फिर अगर इंस्ट्रूमेंटल ड्रिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली आपके जो एरर आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज योर सिस्टमैटिक एरर्स। अगले प्रकार के जो हमारे पास में एरर होंगे बच्चा, दैट इज योर सैम्पलिंग एरर। अब मैम हमें ये बता दीजिएगा कि व्हाट इज द सैम्पलिंग एरर। देखो बच्चा,
सैम्पलिंग एरर बहुत कॉमन होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, स्पेशली अगर हम इसको हेट्रोजेनियस सैंपल्स के लिए देखेंगे तब तो सबसे ज्यादा कॉमन है। देखो सैंपल हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका होमोजेनियस सैंपल्स जिन्हें समांगी मिश्रण भी बोलते हैं। दूसरा होता है हेट्रोजेनियस सैंपल जिन्हें विषमांगी मिश्रण भी बोलते हैं। आप लोगों ने जरूर पढ़ रखा होगा इसको। इम्प्रॉपर मिक्सिंग करी है या किसी भी कंपाउंड की या पाउडर आपका कंप्लीटली ब्लेंड नहीं हो पा रहा है तो आपको देखने को मिलेंगे सैम्पलिंग एरर्स। या फिर नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग अगर आपने बल्क मटेरियल से निकाल ली तो आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। या फिर सेग्रीगेशन हो रहा है पार्टिकल्स का हैंडलिंग के दौरान, तब सेग्रीगेशन के दौरान आपको जो एरर मिलेगा दैट वुड बी सैम्पलिंग एरर। तो इन सभी रीजंस की वजह से हमें सैम्पलिंग एरर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास होता है थ्योरेटिकल या फिर कैलकुलेशन एरर। बेसिक है, अगर आपके एरर अजम्पशंस की वजह से या लिमिटेशंस की वजह से आते हैं तो इनको हम बोलते हैं अपनी कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर में जो राउंड ऑफ वैल्यू आती है वो गलत आ रही है, यानी सीधी सिंपल बात है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होती है वो गड़बड़ होती है। उसके अलावा अगर हम अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट और एक्यूरेट फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रिजल्ट आया था 7.656 आया, लेकिन एनालिस्ट ने क्या कर दिया, कैलकुलेट करते टाइम उसने पूरा का पूरा 8 कंसिडर करके कैलकुलेशन कर दी, यानी राउंड ऑफ वैल्यू यूज ही नहीं करी, उसने ये वाली वैल्यू यूज कर ली। तो बेसिकली यहां से जो एरर देखने को मिलेंगे वो कैलकुलेशन एरर होंगे। उसके अलावा नेग्लेक्टिंग करेक्शन फैक्टर्स, अगर हमारा जो एनालिस्ट है वो कलेक्शन फैक्टर को निग्लेक्ट कर रहा है तब हमें जो एरर्स देखने को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं कैलकुलेशन एरर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है कुछ डिफरेंट प्रकार के एरर और उन सभी एरर को बहुत डिटेल में मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले सवाल पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। चलो मैम, आपने ये तो हमें बता दिया कि एरर क्या होते हैं, कितने प्रकार के एरर होते हैं, सब आपने बता दिया, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि ये जो एरर आ रहे हैं हम इन एरर को मिनिमाइज कैसे करें। हाउ टू मिनिमाइज सच एरर, ये आप हमें बता दीजिए मैम। तो अब हमें ये सवाल देखना है कि ये जितने भी पीछे हमने एरर पढ़े उनको मिनिमाइज कैसे करना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में कई बार पूछ चुके हैं सवाल आपसे। तो टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही बताया, हमें चाहिए होती है एक्यूरेसी, हमें चाहिए होता है प्रिसीजन। अगर तो एक्यूरेट हमें वैल्यू आ रही है तो बहुत बढ़िया, अगर तो प्रिसाइज वैल्यू आ रही है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं मिल रही है हमें तो भाई गड़बड़ है फिर हमारे पास। तो एक्यूरेसी प्रिसीजन के लिए एंड द रिलायबिलिटी ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट्स, बहुत सारे मेथड होते हैं जिनका यूज किया जाता है इन सारे एरर को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि ये जितने भी हमें एरर देखने को अभी पीछे मिल रहे थे खत्म नहीं करें तो एटलीस्ट हम उनको मिनिमाइज तो कर सकें। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं जो हमारे मिनिमाइजेशन के काम आते हैं। द मेजर मेथड्स आर, चलो डिस्कस करते हैं कौन कौन से मेजर मेथड्स हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, आपके सामने बहुत सारे मेजर मेथड्स मैं बताऊंगी, ये जितने भी मेथड्स हैं दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सबको बहुत अच्छे से आपको करना है। सबसे पहले तो प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारे पास आ रही थी, आप लोगों ने देखा था इंस्ट्रूमेंटल एरर आ रही थी, तो अगर हम प्रॉपर कैलिब्रेशन करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आना बंद हो जाएगी। यानी जिस भी आप इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज कर रहे हो उसको यूज करने से पहले अगर आप उसको प्रॉपरली कैलिब्रेट करोगे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आने की संभावना 99% तक कम हो सकती है। तो पहला मेथड हो गया हमारे पास प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अलावा इंप्रूविंग एनालिस्ट स्किल्स, हाँ भाई जो एनालिस्ट है, जो काम कर रहा है, जो रिजल्ट बेसिकली निकाल रहा है, जो इतने सारे टेस्ट कर रहा है, अगर वो अपनी स्किल्स पे थोड़ा काम करे, अगर वो थोड़ी और प्रैक्टिस करे, उसकी स्किल्स अगर इंप्रूव होंगी तो हमारी ये जो रैंडम एरर आ रही थी या फिर हमारी जो पर्सनल एरर आ रही थी, पर्सनल एरर यहाँ से काफी हद तक खत्म की जा सकती हैं। उसके अलावा फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, अगर हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का यूज करें तो हमारी जो प्रोसीजरल एरर आ रही थी या जो हमारी मेथोडिक एरर आ रही थी काफी हद तक वो हमारी मेथोडिक एरर खत्म हो जाएगी। यानी जिस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जिस प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है उसी पर्टिकुलर प्रोसीजर का यूज करना चाहिए। साथ ही साथ में मेंटेनिंग आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस, आपके सामने बेटा एरर आ रही थी एनवायरमेंटल एरर, जिसमें हमारे आसपास के सराउंडिंग्स, उसमें प्रेजेंट मॉइस्चर, लाइटनेस, डार्कनेस,
काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहे थे। तो वी शुड फोकस कि भाई हम जो भी रिजल्ट निकाल रहे हैं या जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, उस टेस्ट के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, किसी को लाइट कंडीशन चाहिए होती है, किसी को डार्क, किसी को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, किसी को कम, तो जो भी उस टेस्ट की रिक्वायर्ड कंडीशन है हम उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग टेस्ट करें, हम उन्हीं कंडीशंस में टेस्ट करें, उसी टेम्परेचर में, उसी कंडीशन में, उसी पीएच में, तो हमारी एरर आने की संभावना 99% कम हो जाएगी। उसके अलावा यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रिएजेंट्स, हमें स्टैंडर्डाइज्ड रिएजेंट का यूज करना चाहिए और प्रॉपर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चीज के लिए हमें कोई प्रॉपर कोई और स्टैंडर्डाइजिंग रिएजेंट चाहिए था, आपने किसी और का यूज कर लिया अवेलेबिलिटी के हिसाब से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस टेस्ट में जिस स्टैंडर्डाइजिंग सॉल्यूशन की जरूरत है आपको उसी का यूज करना चाहिए। तो ये हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं, इन मेथड्स का आप यूज कर सकते हो सभी प्रकार के एरर्स की मिनिमाइजेशन के लिए। एंड दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्हीं मेथड को थोड़ा सा हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चा, प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी हमारे जो रेगुलर कैलिब्रेशन होने चाहिए बैलेंसेस के, पीएच मीटर के, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के, एचपीएलसी, जीसी, इन सब का पर्टिकुलरली आपको मेंटेनेंस करना चाहिए, कैलिब्रेशन होना चाहिए। यूज ऑफ सर्टिफाइड रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन के लिए ऐसे वैसे किसी रेफरेंस का यूज नहीं करना चाहिए, सर्टिफाइड रेफरेंस स्टैंडर्ड जो होते हैं हमेशा उन्हीं का यूज करना चाहिए। उसके अलावा चेकिंग जीरो एरर बिफोर एवरी मेजरमेंट, हर मेजरमेंट को यूज करने से पहले उसको रीचेक जरूर करना चाहिए। जैसे अगर आप घर में अकेले हो और आप कहीं बाहर जा रहे हो तो डबल चेक करते हैं ना कि हमने सारे गेट बंद किए कि नहीं किए, हमने लाइट्स ऑफ की या नहीं की, हमने फैन ऑफ किए नहीं किए। सिमिलरली हर इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले रीचेक जरूर करना चाहिए। अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड रिएजेंट्स का यूज करेंगे, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट्स यूजिंग प्योर केमिकल्स, जो भी हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं उनका यूज प्योर केमिकल्स, बेसिकली उसमें प्योर केमिकल्स का यूज करना चाहिए ताकि वो और ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन उनका मेंटेन रहे। या फिर प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन हमें करना चाहिए, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सिमिलरली अवॉइडिंग ओल्ड, कॉन्टेमिनेटेड और एक्सपायर्ड रिएजेंट, जितने भी पुराने, एक्सपायर्ड और कॉन्टेमिनेटेड रिएजेंट होते हैं कभी भी उनका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको यूज करोगे आपको एरर मिलेगा, और अगर आपको एरर मिलता है पूरे रिजल्ट के बाद तो टेस्ट करने का ही क्या फायदा हुआ। उसके बाद मेंटेनिंग आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन, कंडीशंस तुम्हारी एकदम आइडियल होनी चाहिए, जैसे कि परफॉर्मिंग एनालिसिस इन कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, आप आसपास की ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वेल मेंटेन रहना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए, बहुत कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अवॉइडिंग एयर करेंट्स नियर एनालिटिकल बैलेंस, एयर करेंट्स को मेंटेन रखना चाहिए, राइट। प्रॉपर वेंटिलेशन टू मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, देखो एकदम वेंटिलेटेड रूम में बैठ के या वेंटिलेटेड लैब में बैठ के आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। यूजिंग लाइट प्रोटेक्टेड ग्लासवेयर फॉर लाइट सेंसिटिव सब्सटेंसेस, सो जितने भी लाइट सेंसिटिव सब्सटेंसेस हैं उनके लिए आप लाइट प्रोटेक्टेड ग्लासवेयर का यूज करना चाहिए। ये हमारे पास में कुछ मेजर और इंपॉर्टेंट कंडीशंस हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमें सभी एसओपीज को फॉलो करना चाहिए, दैट इज जैसे कि हमारा स्ट्रिक्ट अडेरेंस रहनी चाहिए टू द वैलिडेटेड एनालिटिकल मेथड, उसी मेथड पे हमें स्टिक रहना चाहिए। यूजिंग करेक्ट टाइट्रेशन टेक्निक्स, इंडिकेटर एंड एंड पॉइंट, जिस भी प्रकार का आप टाइट्रेशन कर रहे हो आप करेक्ट इंडिकेटर का यूज करो। अगर आप करेक्ट इंडिकेटर का यूज करोगे तभी आपको करेक्ट रिजल्ट भी मिलेगा। करेक्ट टेक्निक का यूज करना चाहिए एंड साथ ही साथ में मेंटेनिंग रिक्वायर्ड पीएच, जो भी पीएच है वो मेंटेन रहना चाहिए। पीएच के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी पूरे टाइट्रेशन के दौरान या पूरे टेस्ट के दौरान मेंटेन रहना चाहिए। उसके अलावा आपका इंप्रूविंग एनालिस्ट स्किल्स, अभी हम देख चुके थे कि जो हमारा एनालिस्ट है उसकी स्किल्स थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए। वो ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको कोई भी प्रैक्टिस नहीं है और आगे है वो टेस्ट करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग करी जानी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको पिपेटिंग की, वेइंग करने की, वेइंग मशीन से, टाइट्रेशन की और पूरा इंस्ट्रूमेंटल हैंडलिंग की। जिस बंदे को या जिस इंसान को प्रैक्टिस होती है वही व्यक्ति आपका करेक्ट रिजल्ट दे सकता है, अदरवाइज हर बार आपको पर्सनल एरर देखने को मिल सकती है। अवॉइडिंग पैरालेक्स एरर बाय रीडिंग ब्यूरेट्स एंड मेनिस्कस एट द आई लेवल एंड द मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन रिकॉर्डिंग रीडिंग। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनालिस्ट को जरूर मेक श्योर करनी चाहिए ताकि हमें रिजल्ट अच्छा मिले। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। हमारा अगला सवाल है डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट्स। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि मेडिसिनल एजेंट्स के दौरान पे हमारे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज क्या क्या होते हैं। तो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज अगर हम देखेंगे मेडिसिनल एजेंट्स में तो देखो बहुत सारे आपको मिलेंगे।
जैसे impurities in pharmaceutical substances are unwanted chemical, जो बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए लेकिन हमारे हर रिजल्ट के दौरान एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में ये रहते ही हैं, राइट, जिसको हम बेसिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हैं या हम एपीआई भी बोल सकते हैं। जैसे आपका पैरासीटामोल ड्रग है, उस पैरासीटामोल ड्रग का एपीआई होगा, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और डेवलप्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड द स्टोरेज। देयर प्रेजेंस अफेक्ट सेफ्टी, इनकी प्रेजेंस से सेफ्टी, एफिकेसी, स्टेबिलिटी और अपीयरेंस किसी भी ड्रग की बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, या हम सिंपली बोल सकते हैं हाईली अफेक्ट होगी। इम्प्योरिटीज में अराइज फ्रॉम सेवरल सोर्सेस। अब बेटा बहुत सारे हमारे पास ऐसे सोर्सेस हैं जिससे क्या होगा मैम, देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेस जिससे कि हमारी इम्प्योरिटीज जो हैं वो अराइज हो सकती हैं। कौन कौन से सोर्सेस हैं? पहला सोर्स तो आपका हो गया रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल कैसे हो गया, ध्यान से सुनिएगा। इम्प्योरिटीज में बी प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर द सिंथेसिस, यानी जो भी किसी भी सिंथेसिस के दौरान हम स्टार्टिंग मटेरियल का यूज कर रहे हैं या हम रिएक्टेंट का यूज कर रहे हैं, उसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है। यानी इम्प्योर रिएजेंट्स, सॉल्वेंट्स, या अगर हम इंटरमीडिएट्स लेते हैं तो ये हमारे पास सबसे बड़ा इसका रीजन हो जाएगा। या नेचुरल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एक्स्ट्रानियस प्लांट और एनिमल मैटर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होगा। मिनरल ड्रग्स कंटेनिंग अदर मेटल आयन, ये आपके रॉ मटेरियल्स के लिए सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली इम्प्योरिटीज में काउंट होती है। उसके बाद अगर हम आगे मूव ऑन करेंगे तो आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मैम ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिनल एजेंट्स इम्प्योरिटीज में अपेयर। क्यों मैम, क्यों इम्प्योरिटीज आती हैं? क्योंकि बेटा इनकम्प्लीट रिएक्शंस आ जाती हैं कभी कभी। जब जब आपकी रिएक्शन इनकम्प्लीट रहेगी, कंप्लीट प्रोसीजर नहीं हो पाएगा, आपकी इम्प्योरिटीज आने के 100% चांसेस हैं। साइड रिएक्शंस प्रोड्यूस हो जाती हैं, साइड रिएक्शंस की वजह से कई बार आपको इम्प्योरिटीज देखने को मिलती हैं जो बाई प्रोडक्ट्स करते हैं। उसके अलावा कॉन्टेमिनेशन, अगर क्रिस्टलाइजेशन के दौरान हो जाए, डिस्टिलेशन के दौरान या किसी भी प्रोसेस के दौरान अगर कॉन्टेमिनेशन हो जाता है तो ड्यू टू द कॉन्टेमिनेशन एरर्स आर ऑलवेज अराइव। उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रेड यूटिलिटीज का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टीम का या फिर वाटर का, तो इन सभी चीजों की वजह से एरर आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे रिएजेंट्स एंड द सॉल्वेंट्स यूज्ड, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा। यहां से तुम्हारा शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में सवाल बन सकता है। यहां से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में ज्यादातर चांसेस है सवाल बनने के। तो केमिकल रिएजेंट्स एंड सॉल्वेंट्स में इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटीज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, जो रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं या हम सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं, इन सब सॉल्वेंट्स की वजह से भी हमें इम्प्योरिटी मिलती है। जैसे रेजिडुअल सॉल्वेंट रिमेनिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेट के रूप में रह जाते हैं। अनरिएक्टेड स्टार्टिंग मटेरियल, अगर कभी स्टार्टिंग मटेरियल या रिएक्टेंट है वो अनरिएक्टेड हो गया। या फिर कैटलिस्ट एंड रिएक्शन एडिटिव, तो रिएक्शन में अगर कभी कभी हम किसी कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं या एडिटिव का यूज कर रहे हैं, इन सभी की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा मैम? इम्प्योरिटी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आएगा कंटेमिनेशन फ्रॉम द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इक्विपमेंट और कंटेनर्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग कैन कॉज कंटेमिनेशन, और जब जब इनकी वजह से ये कंटेमिनेशन होगा हमें रिजल्ट भी कंटेमिनेटेड मिलेगा। उसके लिए मेटालिक पार्टिकल्स जो होंगे मशीनरी से बने हुए, जैसे कि आयरन, कॉपर, निकल, मेन रीजन तो ये मेटालिक पार्टिकल्स हो गए। उसके अलावा रबर, ग्लास या जितने भी प्लास्टिक पार्टिकल यूज करोगे कंटेनर से बचे हुए, उनकी वजह से आपको एरर देखने को मिलेगा। इम्प्रॉपरली क्लीन रिएक्टर्स ले रहे हो या फिर इम्प्रॉपरली क्लीन पाइपलाइंस ले रहे हो, आपको डेफिनेटली इम्प्योरिटी मिलेगी। तो इन सभी चीजों की वजह से हमें अपनी इम्प्योरिटी या हम बोल सकते हैं एरर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपका स्टोरेज कंडीशंस, कि हमारी जो स्टोरेज कंडीशंस हैं वो पर्टिकुलरली कैसे होंगी। अगर तो इम्प्रॉपर स्टोरेज है तो इस इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से आपकी बहुत सारी नई नई इंप्योरिटीज जनरेट हो सकती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पे भी आपका प्रॉपर स्टोरेज का जो एरिया है वो एकदम प्रॉपरली काम करना चाहिए, वो कभी भी उसमें कोई भी इम्प्रॉपरिटी नहीं आनी चाहिए। जैसे ऑक्सीडेशन अगर आ रहा है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इससे। हाइड्रोलिसिस अगर हम मॉइस्चर की प्रेजेंस में करा रहे हैं, स्टोरेज कंडीशंस खराब हो जाती है। फोटो डिग्रेडेशन अगर हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में। उसके अलावा अगर कंटेनर मटेरियल के साथ रिएक्शन हो रही है, यानी इसी को हम लीचिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, किसी भी टाइम पे किसी भी रिएक्शन में लीचिंग प्रोसेस अगर हो जाता है तो आपको बहुत सारी इंप्योरिटीज देखने को रिसीव हो सकती है।
तो ये जितने भी कारण हैं वो सारे बहुत खास कारण होते हैं हमारे। एंड आपका नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल इम्प्योरिटीज। मैम ये एनवायरमेंटल इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? तो कॉन्टेमिनेशन अगर हैंडलिंग के दौरान आ रहा है किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, तब ये अराइज होती है। जैसे कि आपका डस्ट हो गई, डर्ट हो गए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, उन सभी की, ये सब आपकी एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं। और इन सब एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से कॉन्टेमिनेटेड रिजल्ट मिलेंगे हमें। या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी में वेरिएशंस आ रहे हैं, तो इन सभी को एक्सटर्नल सोर्स की कैटेगरी में रखते हैं और इन सभी की वजह से हमें एरर रिजल्ट या वैल्यू मिलता है। डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स ये भी काफी ज्यादा एरर प्रोड्यूस करते हैं, यानी ड्रग्स में डिग्रेड स्पॉन्टेनियसली ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ स्पॉन्टेनियसली जितने भी ड्रग्स होंगे वो क्या करेंगे मैम, डिग्रेड करेंगे। हाइड्रोलिक प्रोडक्ट्स जैसे कि एस्टर्स जो कि एसिड और अल्कोहल से मिलते हैं, या ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हो गए, या पॉलीमराइजेशन या रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स हो गए, इन सभी की वजह से हमारे डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स आएंगे और एरर हमें रिसीव होगा। नेक्स्ट इम्प्योरिटीज फ्रॉम पैकेजिंग मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, पैकेजिंग मटेरियल जो होगा वो ड्रग के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और कोई भी रैंडम चीज ड्रग के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इम्प्योरिटी मिलेगी ही मिलेगी। सो लीचिंग ऑफ प्लास्टिसाइजर्स फ्रॉम प्लास्टिक कंटेनर्स, या एल्कली लीचिंग ग्लास कंटेनर्स के थ्रू, या मेटल लाइंस फ्रॉम द क्लोजर और कैप्स। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गया। उसके अलावा क्रॉस कॉन्टेमिनेशन, देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कॉन्टेमिनेशन तब होगा व्हेन डिफरेंट ड्रग सब्सटेंसेस आर प्रोसेस्ड इन द सेम फैसिलिटी। एक सेम फैसिलिटी में आपने अलग अलग डिफरेंट प्रकार के ड्रग्स को फैसिलिटेट करके रखा हुआ है, तो ये प्रोसेस हो सकता है और इसी को हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्टेमिनेशन। क्रॉस कॉन्टेमिनेशन में ड्रग टू ड्रग कॉन्टेमिनेशन हो जाता है थ्रू एयरबोर्न पार्टिकल्स और सम शेयर्ड इक्विपमेंट, या फिर कॉन्टेमिनेशन ड्यूरिंग वेइंग और मिक्सचर। तो इसी वजह से ये भी बोला जाता है कि हर टेस्ट के लिए आप हर बार अलग, या फिर बेसिकली उसको रीयूज करने से पहले प्रॉपर्ली वॉश, प्रॉपर्ली उसको ड्राइंग यानी एक्टिवेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्ली वॉश नहीं कर पा रहे हो तो भाई आपको एरर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। देखो ये सवाल अच्छा है। आप 1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन आपको बनाना है, आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो 1 मोलर, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, या तो मैं ये कैपिटल एम जो होता है ना, इस कैपिटल एम का मतलब होता है मोलर, और इसी मोलर को हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। यानी या तो तुम मोलर लिख लो कैपिटल एम, या तो मोल पर लीटर लिख लो, दोनों सेम है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन जो क्या कंटेन करता है मैम, 1 मोल सोल्यूट कंटेन करता है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी ऐसा सपोज करो कि ये पानी की बोतल है जिसमें 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में मैं कितने नंबर ऑफ मोल्स डालूंगी सॉल्वेंट के या सॉल्यूट के, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा 1 मोलर। क्या बोलेंगे बच्चा उसको मैम, उसको हम बेसिकली बोलेंगे 1 मोलर। यानी 1 लीटर सोल्यूशन में हमने कितने मोल सॉल्वेंट को डाला है, दैट इज 1 मोलर। ऑक्जेलिक एसिड का यहाँ पे यूज हमें करना है, राइट, जिसके लिए हम किसका यूज करेंगे मैम, हम इस ऑक्जेलिक एसिड के डाइहाइड्रेट का यूज करेंगे। इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला तो कितना आया, जब मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया तो आया 126 ग्राम पर मोल। सो अगर हम प्रिपेयर करते हैं 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए हमें कितना चाहिए, 126 ग्राम चाहिए। तो 126 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट कितना रिक्वायरमेंट होगा मैम, बेसिकली इस चीज के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी किसकी, हमारी रिक्वायरमेंट होगी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की। तो इसका अब आप प्रोसीजर देख लीजिए जो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो जो भी आपका सोल्यूट होगा आप उसको वेइंग करोगे, यानी 126 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड की वेइंग करी, डाइहाइड्रेट एक्यूरेटली ऑन एन एनालिटिकल बैलेंस। उसके बाद में डिसॉल्व करेंगे इसको पानी यानी सॉल्वेंट के अंदर। ट्रांसफर द वेट ऑक्जेलिक एसिड, जो वेट करके रखा हुआ है तुमने ऑक्जेलिक एसिड, उसको बीकर में डाल दो, और बीकर में तुम्हारा 1 लीटर पानी पहले से ही होना होगा। एंड अबाउट 500 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारा पानी नॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं होगा, आपका डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है। तुम लोगों ने में से बहुत सारे बच्चों ने यूज करा भी होगा। आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे आपके टीचर आपको बोलेंगे नॉर्मल वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर हमें यूज करना है। इसको फिर मिक्स करते रहेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक ऑक्जेलिक एसिड तुम्हारा वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाता। जैसे ये डिसॉल्व हो जाएगा वैसे ही हम इसको डाल देंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। उसके बाद ट्रांसफर करेंगे 1 लीटर के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, किसी भी फनल से हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। रिंस द बीकर
एंड फनल विद डिस्टिल्ड वाटर, और उसके बाद में हम इस फ्लास्क की क्या कर लेंगे, वॉशिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी वॉशिंग जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मेकअप द वॉल्यूम, इस प्रोसेस में एड डिस्टिल्ड वाटर अप टू द 1 लीटर मार्क, यानी जो हमारा 1 लीटर का मार्क होगा उस तक हमें क्या ऐड ऑन करना है मैम, 1 लीटर के मार्क तक आप बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर ऐड ऑन कर दोगे। उसके बाद मिक्स slowly by inverting the flask several times, पूरे कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, और जैसे ही हमारी मिक्सिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी हमें मिल जाएगा रिजल्ट। क्या मिलेगा मैम, 1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड हमें मिलेगा, और इसका पूरा प्रॉपर्ली डाईहाइड्रिक के सॉल्यूशन के साथ में प्रेजेंट होगा। यानी हमें क्या रिसीव हो गया, हम बोल सकते हैं कि हमें ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेशन रिसीव हो गया। चलो आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, डिस्कस द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन मेथड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट में हमें प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन मेथड जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम किसके लिए डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, यानी सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं NaOH के लिए। तो NaOH जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। अच्छा, ये हाइग्रोस्कोपिक वर्ड बहुत फेमस है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में जितना भी मॉइस्चर होता है वो उसको कंटेन कर लेता है, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, इसको हम हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। एंड इट कैन नॉट बी वेड एक्यूरेटली, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, सारा CO2 अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, इस वजह से इसको प्रॉपर्ली वेइंग नहीं कर सकते। देयरफॉर एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट, यानी इसी की वजह से आप इसको क्या करोगे, प्रॉपर्ली तो हम वेइंग कर नहीं पा रहे, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और फिर इसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज किसके थ्रू, प्राइमरी स्टैंडर्ड के थ्रू, जैसे ऑक्जेलिक एसिड। स्टैंडर्डाइजेशन करने के प्रोसीजर का क्या हमारे पास होगा, सबसे पहले तो वेइंग कर लिया 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद इसको पानी में, और नॉर्मल पानी में नहीं, डिस्टिल्ड वाटर में क्या किया, डिसॉल्व कर लिया। फिर हम इसको 1 लीटर के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में क्या करेंगे मैम, फिर इसको आप 1 लीटर के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दोगे। जैसे ही आपने 1 लीटर के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला, आप 1 लीटर उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालोगे। उसके बाद में आप मिक्स करोगे, और मिक्स करने के बाद जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन आपका बन जाएगा, आपका पूरा स्टैंडर्डाइज्ड NaOH प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत ईजी था। सिमिलरली अगर आपको KOH प्रिपेयर करना है तो आप क्या यूज करने वाले हो, इसके लिए ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का यूज करेंगे, साथ ही साथ में पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का यूज करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो KHP है इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे जो हम KHP यूज कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह यूज कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी, H2CrO4 स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करी, हमें क्या मिला, सोडियम क्रोमेट मिल गया, बाहर क्या निकल गया, वाटर मैम, यहां से हमारा बाहर निकल गया। इसका प्रोसीजर देखिए, सबसे पहले तो 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड को प्रॉपर्ली हम वेइंग कर लेंगे। जैसे ही हमने वेइंग करा, 10 ml ऑक्जेलिक एसिड को हम कॉनिकल फ्लास्क के में डाल देंगे पिपेट के थ्रू। 20 से 30 ml इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालोगे, एंड 2-3 ड्रॉप आप डालोगे फिनोल्फथिलीन की। व्हाट इज फिनोल्फथिलीन मैम, फिनोल्फथिलीन हमारा एक इंडिकेटर होता है, इस इंडिकेटर को आपने ऐड ऑन कर दिया। फिर इसको टाइट्रेट करेंगे हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ, यानी NaOH के साथ। हमें जैसे ही हमने इसको टाइट्रेट करा, जैसे ही हमारा एंड पॉइंट आएगा, हमें जो कलर रिसीव होगा वो पेल पिंक कलर रिसीव होगा। जैसे ही तुम्हें पेल पिंक कलर रिसीव हुआ, वैसे ही समझ जाना कि हाँ एंड पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट आ गया और हमारा पूरा का पूरा टाइट्रेशन खत्म हो गया। और अगर फर्दर जैसे ही प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेट करने के लिए हम इस प्रॉपर इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज M1V1 इज इक्वल्स M2V2। मैम M1 का मतलब क्या है, मोलैरिटी। व्हाट इज M1, मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। ये तुम्हारी मोलैरिटी की यूनिट हो जाएगी। M2 हो जाएगी मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो M1 है ऑक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी, M2 है NaOH की मोलैरिटी। NaOH की कंसंट्रेशन नहीं पता है, जिसकी कंसंट्रेशन नहीं पता उसको हम क्या बोलते हैं, टाइट रैंड बोलते हैं, और जिसकी कंसंट्रेशन पता होती है उसको हम टाइट रैंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में V2 तुम्हारा वॉल्यूम है, NaOH का V1 है ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम, एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगी वो हमें NaOH की एग्जैक्ट मोलैरिटी बता देगी।
सिमिलरली अगर तुमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए करना है, सेम वही प्रोसीजर होगा, सेम वही। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज तुमको याद रखनी होगी कि जो KMnO4 है इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। देखो अभी हमने KHP निकाला था, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, वो था प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता क्योंकि ये हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है, पहली और इंपॉर्टेंट वजह। दूसरी, इसमें MnO2 की इंप्योरिटी पाई जाती है। और तीसरा कि ये लाइट सेंसिटिव है, डार्क मीडियम में ही रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो इन सारी रीजंस की वजह से जो तुम्हारा KMnO4 है ये बिल्कुल भी एक प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता। सो इट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अप्रोक्सीमेटली। तो और हमें इसका क्या करना पड़ता है, इसका अप्रोक्सीमेटली पहले इसको प्रिपेयर करेंगे, फिर इसको स्टैंडर्डाइज करवाएंगे। तो कैसे प्रिपेयर करोगे, ये रहा पूरा प्रोसीजर। सबसे पहले 3.2 ग्राम आपको KMnO4 का वेइंग कर लेना है, जिसको हम 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन के साथ में प्रिपेयर करेंगे। और याद रखना नॉर्मल यूज किया है, यानी यहां मोलैरिटी की जगह हमको यूज करनी पड़ेगी नॉर्मैलिटी। साथ ही साथ में इसको वार्म डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करना है। बेटा NaOH के केस में कोई वार्मनेस नहीं थी, नॉर्मल था, यहां वार्म डिस्टिल्ड वाटर में आप डिसॉल्व करोगे। हीट ऑन वाटर बाथ देने के बाद लगभग 1 घंटे तक MnO2 की जितनी इंप्योरिटीज होंगी बाहर निकल जाएंगी। फिर कूल एंड करेंगे, ठंडा होने देंगे और फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने से बेसिकली क्या होगा, जितनी इंप्योरिटीज है फिल्टर आउट होके बाहर निकल जाए। ट्रांसफर करेंगे 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में और उसको स्टोर करेंगे एक डार्क मीडियम में, कोई भी लाइट का एरिया वहां पर नहीं होगा। उसके बाद मैम स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इस बार हम जिस प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करने वाले हैं ये ऑक्जेलिक एसिड होगा। और याद रखना सबसे कॉमन प्राइमरी स्टैंडर्ड आपका ऑक्जेलिक एसिड ही होता है, या तो ऑक्जेलिक आपका हो सकता है या तुम्हारा KHP हो सकता है एक्सेट्रा, या सोडियम ऑक्जेलेट हो सकता है। रिएक्शन कैसे होगी, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी। हमारा MnO4 माइनस जो था, MnO4 माइनस ने क्या किया, बेसिकली इसके साथ में रिएक्शन किया एसिडिक मीडियम में, और हमें दे क्या गया Mn+2 और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसमें प्रोसीजर कौन सा फॉलो हुआ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले 10 ml आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग ऑक्जेलिक एसिड लेना था किसी भी कॉनिकल फ्लास्क में। उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड किया 20 ml और फिर सॉल्यूशन को आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वार्म कर दिया। देन टाइट्रेट हॉट सॉल्यूशन विद KMnO4। जब तक हमें एक परमानेंट लाइट पिंक कलर नहीं मिलता तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम इसको टाइट्रेट करते रहेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो KMnO4 होगा वो एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। यानी सेल्फ इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिसके अलावा आपको फिर और कोई दूसरे इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट ना हो। फिर आपको क्या कर लोगे, इसी चीज को रिपीट करोगे और लास्ट में आपका पूरा प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। और फिर आप कैलकुलेशन के लिए क्या यूज करोगे, इस बार मोलैरिटी ना यूज करके हमें नॉर्मैलिटी यूज करनी है। नॉर्मैलिटी की इक्वेशन होती है N1V1 इज इक्वल्स N2V2। N1 और N2 हो गई तुम्हारी नॉर्मैलिटीज, V1 और V2 हो गए तुम्हारे वॉल्यूम। इस इक्वेशन का आप पर्टिकुलरली यूज करने वाले। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के क्या क्या मेथड्स हैं। देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इंडिकेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यानी एक आपको फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पानी की बोतल है, अब इस पानी की बोतल में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो इसको बोला जाता है उसकी कंसेंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक्यूरेट एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन इज वेरी एसेंशियल। यानी हमें पता ही होना चाहिए कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना पर्टिकुलरली कंसेंट्रेशन दिया जा रहा है। राइट कौन कौन से मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे पहला हो गया तुम्हारा परसेंटेज में, हम ही सारे परसेंटेज में ही निकालेंगे, दैट इज योर परसेंटेज वेट टू वेट। परसेंटेज ऑफ वेट टू वेट को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी 100 ग्राम में कितने ग्राम सोल्यूट है तुम्हारा। कॉमन होता है सभी प्रकार के ऑइंटमेंट के लिए, क्रीम्स के लिए, सॉलिड प्रिपरेशंस के लिए। उसके अलावा परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। उधर वेट बाय वेट था W/W, इधर है वेट अपॉन वॉल्यूम यानी W/V। ये इसमें क्या करेंगे, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। देखो यहाँ पे भी हम ग्राम्स ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम में निकाल लेते, इधर निकालेंगे वॉल्यूम दिया है इसलिए ग्राम नहीं होगा, इस बार मिलीलीटर हो जाएगा। 100 मिलीलीटर में कितने सोल्यूशन प्रेजेंट है। इसका यूज फार्मास्यूटिकल सोल्यूशंस के लिए या सिरप्स के लिए किया जाता है। उसके अलावा वॉल्यूम
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ तो पूरा मिलीलीटर में ही होगा, यानी एक 100 मिलीलीटर में कितने मिलीमीटर ऑफ सोल्यूशन है, यहाँ कितने ग्राम है 100 मिलीमीटर में, यहाँ 100 मिलीलीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं, क्योंकि दोनों वॉल्यूम है। इसका यूज स्पेसिफिकली एल्कोहलिक सॉल्यूशन के लिए करते हैं। जहां जहां वेट होगा वहां वहां ग्राम रखना यूनिट, जहां जहां वॉल्यूम होगा वहां वहां मिलीलीटर रखना। यहाँ वेट वॉल्यूम दोनों था तो वॉल्यूम के लिए मिलीलीटर, वेट के लिए ग्राम, यहाँ दोनों में वॉल्यूम था मिलीमीटर्स मिलीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे मैम, इसको हम मोलैरिटी के नाम से जानते हैं। मोलैरिटी हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, याद रखना, मोलैरिटी इज इक्वल्स मोल्स पर लीटर या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम है। और ये वॉल्यूम हम हमेशा 1 लीटर में निकालेंगे। 1 लीटर पानी में का कितना बेसिकली वॉल्यूम है और उसमें कितने मोल प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे मैम, दैट इज नोन एज योर मोलैरिटी। ठीक, आगे मूव ऑन करें। नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में आपके कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। उसके अलावा इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, जैसे एसिड बेस रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, एंड यूज्ड एक्सटेंसिवली इन टाइट्रेशन कैलकुलेशंस। उसके अलावा मोलैलिटी भी होती है। देखो बेटा, कंफ्यूज मत होना मोलैरिटी में और मोलैलिटी में। अगर हमारे पास में मोलैरिटी होता है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास में मोलैरिटी होता है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, बट अगर हमारे पास होता है मोलैलिटी तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एम से। दोनों चीजें बहुत ध्यान से समझना। इसमें इसका क्या मतलब होता है मैम, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं। मोलैरिटी का मतलब 1 लीटर होता था, यहाँ 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज मोलैलिटी। इसको रिप्रेजेंट हम स्मॉल एम से करते हैं और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। देखो मोलैरिटी में क्या था मैम, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ करती थी, जबकि ये क्या होगा मैम, ये बेसिकली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगी। इट वुड बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये दोनों में सबसे खास बात होती है एंड इट इज यूज्ड इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो दोनों को बहुत आराम से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मान लो ए का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन, ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक बीकर है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। अब इस बीकर में आपके पास 2 तरीके के सॉल्यूशन है, एक है ए, एक है बी। तुम्हें निकालना है ए के कितने मोल प्रेजेंट है। ए और बी दोनों मिक्स है, लेकिन तुम्हें निकालना है ए के कितने मोल प्रेजेंट है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन से निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है ए का, तो हम लिखेंगे एक्स ए। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी ए के कितने मोल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल यानी ए और बी जितने भी इसमें प्रेजेंट है, मैंने 2 लिए हैं तो मैंने नीचे 2 लिखे, उन दोनों को ऐड करके। मान लो अगर हमें बी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने यानी बी का कितना मोल फ्रैक्शन है, तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल यानी ए का और बी का दोनों का कितना नंबर ऑफ मोल है, ऐसे हम बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ये सब आई थिंक तुम लोगों को समझ में बहुत इजीली आ चुका होगा। अगले सवाल पे बढ़े। अगला सवाल है आउटलाइन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में कौन कौन से हमारे डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं एनालिसिस के, सभी डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक को हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस involves a wide range of techniques to determine the identity, determine the purity, potency and the quality of drug substances and the formulations. Major analytical techniques जो होंगे वो मैं तुम्हें अभी बताने जा रही हूँ, ये सारे के सारे होंगे। अब मैम ये बेसिकली आपने निकाले कैसे, देखो भाई ये हमारे पास बहुत अलग अलग वेरियस टेक्निक है जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स होते हैं। जैसे बेटा समझिए, पहला होता है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, खैर ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी के लिए इतना समझ लो कि यहाँ पर मास डिटर्मिनेशन किया जाता है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जहां मास को डिटरमिन करेंगे। उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आगे आने वाले सेमेस्टर में बहुत डिटेल में है, जिसमें अलग अलग प्रकार की क्रोमेटोग्राफी पढ़ी जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको हिंट दूं तो हम पढ़ते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी, हम पढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, है ना, या फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की क्रोमेटोग्राफी होती हैं। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हो गई। थर्मल एनालिसिस, जैसे कि तुम्हें इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, थर्मल एनालिसिस में कहीं ना कहीं हीट रिक्वायरमेंट होती है, तो ये आ जाती है पूरी थर्मल एनालिसिस के अंडर। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स भी आपके आने वाले सेमेस्टर में है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, जैसे आप कंडक्टिविटी पढ़ते हो, आप पोटेंशियोमेट्री पढ़ते हो, अलग अलग चीजें होती हैं। उसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, बहुत सारी अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं, जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स हो जाती हैं। उसके अलावा टाइट्रीमेट्रिक, यानी डिफरेंट प्रकार के टाइट्रेशंस होते हैं जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंडर आते हैं। अभी मैं जितने भी टाइट्रेशन के बारे में बात कर रही थी, एसिड बेस टाइट्रेशन जो तुम्हारे सेमेस्टर में अभी हैं, तो तुम्हें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी टाइट्रेशंस को भी पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे हमारे पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की टेक्निक्स होती हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा अगर डिटेल में बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंडर आने वाले बहुत सारे प्रकार के टाइट्रेशंस की। तो सुनिएगा, टाइट्रेशन का यूज किया जाता है टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय टाइट्रेशन, यानी टाइट्रेशन करने के बाद किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट हम यूज कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। जैसे हमारे पास कितने प्रकार के टाइट्रेशन है, बहुत सारे टाइट्रेशन है, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जहां पे हम ईडीटीए टाइट्रेशंस का यूज करेंगे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, इसके 3 मेथड होते हैं, मोहर, वुलहार्ड, फजान, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ये अलग अलग प्रकार के हमारे टाइट्रेशन प्रोसीजर्स हो गए। उसके अलावा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी ऐसा समझो टाइट्रेशन का ही पार्ट होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि वेट कैलकुलेट करना पड़ता है प्योर कंपाउंड का, और वो जो प्योर कंपाउंड है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यानी यहाँ पे बनता है तुम्हारा एक प्रेसिपिटेट, और उसी प्रेसिपिटेट का वेट यानी उसी का मास तुम्हें मेजर करना पड़ता है। इसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। दिस इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इटसेल्फ। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मेथड्स होता है, वोलेटाइलाइजेशन होता है, इग्निशन टेक्निक भी इंक्लूड होती है। उसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स में मैम स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। इसमें हम क्या करेंगे, इट इज यूज टू स्टडी इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन। बेटा अलग अलग प्रकार के रेडिएशन होते हैं, जैसे इस वक्त सूरज से निकलने वाला रेडिएशन यूवी रेडिएशन, तुम लोगों ने पढ़ा होगा आईआर रेडिएशन, तुम लोगों ने पढ़ा होगा गामा वेव्स। ये जितने भी रेडिएशन होते हैं इनका हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लो कोई सैंपल है, फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एक सैंपल, मेरा फोन। अब मेरे फोन पे मैं डालती हूँ कोई भी रेडिएशन, तो मेरे फोन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स के अंडर, जिसमें हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। इसमें हम बेसिकली ड्रग्स के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या किया जाता है, किसी फंक्शनल ग्रुप को डिटरमिन किया जाता है। उसके अलावा एनएमआर का यूज करते हैं हम। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में पढ़नी होगी आपको, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर होता है तुम्हें पता चल जाएगा। उसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करना है, जिसे हम शॉर्ट में एमएस भी बोलते हैं। इसका यूज करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमिन करने के लिए। उसके अलावा फ्लोरीमेट्री करके भी एक टॉपिक होता है आपका यहाँ, जो बहुत सेंसिटिव मेथड होता है ट्रेस एनालिसिस के लिए, आप इसको यूज करोगे। उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स अभी हमने इतनी सारी देखी, इसका यूज किसके लिए करते हैं मैम, अगर आपको सेपरेशन करना है, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, या अगर क्वांटिफिकेशन करना है किसी भी कंपाउंड का, हम क्या यूज करेंगे, हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करेंगे। जैसे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गई टीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गई, इसको हम बोलते हैं एचपीएलसी। ये सब अलग अलग क्रोमेटोग्राफीज का हमें यूज ऑन करना होगा। उसके अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी हो गई, शॉर्ट में हम जीसी बोलते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो गई। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं, इन सभी टेक्निक्स का तुमको यूज करना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स, जहां यहाँ पे कौन कौन आता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड होती है, यानी किसी सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी से कैसे जोड़ा जाए,
उस पे बेस्ड होती है। इसमें तुम पोटेंशियोमेट्री पढ़ते हो, कंडक्टोमेट्री, पोलेरोग्राफी, वोल्टामेट्री, बहुत सारी चीजें आएंगी। पूरे आगे आने वाले सभी सेमेस्टर्स में तुम ये सब पढ़ने वाले हो। थर्मल एनालिसिस, यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पर क्या करने वाले हो तुम, फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं तुम्हारे मॉलिक्यूल में, वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से रोल प्ले करेंगे, ये सब तुम यहाँ पर समझने वाले हो। अब इसमें आप डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री यानी डीएससी पढ़ते हो, टीजीए यानी थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, डीटीए यानी डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, और इसका यूज किया जाता है प्योरिटी, स्टेबिलिटी, इन सभी चीजों की स्टडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। याद करो मेरा पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने तुम्हें दो टर्म्स के बारे में बताया था, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार पीवाईक्यू में एज इट इज पूछा जा चुका है, और पता नहीं कितनी बार कितने अलग यूनिवर्सिटीज में पूछा जाएगा फिर से, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस निकालना। सबसे पहले तो एक्यूरेसी का मतलब होता है, इट रेफर्स टू हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू से कितना नजदीक आई है आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेट आई है वैल्यू। प्रिसीजन मतलब क्या होता है, प्रिसीजन रेफर्स टू हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर, यानी रिपीटेडली कौन सी वैल्यू ज्यादा आई है, यानी हमने कोई टाइट्रेशन बार बार किया और कौन सी वैल्यू है जो हर बार सेम आ रही है, सबसे ज्यादा बार कौन सी आ रही है, इसको बोला जाता है प्रिसीजन, प्रिसाइज वैल्यू। अगर हम इसमें इंडिकेटर्स के बारे में बात करें कि ये क्या इंडिकेट करती है, तो एक्यूरेसी हमेशा करेक्टनेस को इंडिकेट करती है कि तुम्हारा रिजल्ट कितना सही है, कितना करेक्ट है तुम्हारा रिजल्ट। प्रिसीजन आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी या कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करती है कि कितना कंसिस्टेंट कोई वैल्यू रह रही है। उसके अलावा अगर तुम एग्जाम्पल देखोगे तो मान लो अगर ट्रू वैल्यू 10 मिलीग्राम है और मेजरमेंट तुम्हारी 9.9 आई, यानी जो तुमने कैलकुलेट किया वो रियल वैल्यू के कितना क्लोज है, कितना एक्यूरेट है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। और अगर तुम्हारे मेजरमेंट आ रहे हैं 9.2, 9.3, 9.2, तो हमारा प्रिसाइज क्या है मैम, देखिए 9.2 आया, फिर 9.2 आया, तो जो बार बार रिपीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज बोलते हैं। एरर से क्या रिलेशन है, हमारी जो बेसिकली एक्यूरेसी होती है, अगर हाई एक्यूरेसी है मींस लो सिस्टमैटिक एरर, यानी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी अगर आ रही है तो एरर होने की संभावना 0% है ही नहीं एरर अगर हमारी एक्यूरेसी आ रही है तो। इधर हाई प्रिसीजन का मतलब है लो रैंडम एरर, प्रिसाइज बहुत ज्यादा है तो रैंडम एरर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो सिंगल मेजरमेंट क्लोज टू ट्रू वैल्यू, जबकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल मेजरमेंट आपको देखने पड़ते हैं। और रिजल्ट एक्यूरेसी में, रिजल्ट कैन बी एक्यूरेट विदाउट बीइंग प्रिसाइज, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमारी ट्रू वैल्यू 10 है और 9.9 आ रही है एक्चुअल वैल्यू तो ये बहुत बार आएगी, जरूरी नहीं है। तुम्हारी एक बार भी अगर 9.9 आ गई तो ये एक्चुअल है, इसका जरूरी नहीं है कि 9.9 10 बार आए, नहीं। लेकिन प्रिसाइज होने के लिए एक ही वैल्यू को बार बार आना बहुत जरूरी है। जब तक ये 9.9 3 से 4 बार नहीं आएगा तुम नहीं बोल सकते कि ये वैल्यू प्रिसाइज है। उसके अलावा एक्यूरेसी हिट्स द सेंटर ऑफ टारगेट, यानी एकदम ट्रू वैल्यू के नजदीक होती है, जबकि ये सेम स्पॉट पे बार बार आती है। जरूरी नहीं है कि ये ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, ऐसा फिक्स नहीं होता। हमारी जो एक्यूरेसी होती है ये वैलिडिटी को इंडिकेट करती है, किसी भी मेथड्स की वैलिडिटी, जबकि प्रिसाइजनेस मेथड की रिप्रोड्यूसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो ये इनके बारे में मेजर डिफरेंस हो गया तुम्हारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में, एंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी दोनों स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सारे टर्म्स को डिफाइन करना, हालांकि हम कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। मोलैरिटी क्या होता है मैम, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। ये देखो भाई फॉर्मूला हो गया, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है, यानी मोल्स ऑफ द सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में निकालेंगे तो यूनिट हो गया मोल पर लीटर, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी के की पॉइंट ये हो गया कि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, तो ये मोलैरिटी होती है। अगर मोलैलिटी के बारे में हम बात करेंगे तो मोलैलिटी जो होगी मैम वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाएगा, टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। एंड इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
मोलैरिटी 1 लीटर में थी, ये 1 किलोग्राम में थी, यानी 1 किलोग्राम में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मोलैलिटी बोलेंगे। एंड मोलैलिटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, स्मॉल m से मैम रिप्रेजेंट की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या है कि ये मैम मास पे डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, यानी वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की, तो ये हमारे पास बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। ये रहा तुम्हारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हम किस में निकालेंगे मैम, जो कि आप लीटर्स में निकालोगे। उसके अलावा वैलेंसी फैक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, एसिड के लिए प्रोटॉन आयंस, बेसिस के लिए OH माइनस आयन, अगर रेडॉक्स में निकाल रहे हो तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज के बराबर होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे। इसी के साथ तुम्हारा पूरा का पूरा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। दैट इज ऑल अबाउट द यूनिट 1। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट की क्वेश्चन बैंक के साथ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।